अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक 3.2.2 विच इज शील्डिंग इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी और उसकी पीरियोडिसिटी, जो कि थी एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन पिछले लेक्चर से आपको एक बात तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब भी हमने ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है तो इनके कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना है। सो फर्स्ट we will look into the definition, then you have to write a little bit explanation and then you will move to the trends. जी हाँ, ट्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं along the period and along the group, और दोनों ट्रेंड्स में अगर आप एग्जाम्पल्स याद कर सकें तो ये और भी अच्छा होगा। सो शुरू करते हैं हमारे शील्डिंग इफेक्ट के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपने ये टर्म पहले नहीं सुनी होगी क्योंकि ये टर्म फर्स्ट टाइम इसी ग्रेड में यूज होती है। सो सबसे पहले देखते हैं इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ। So if we look into the definition, so the electrons present between the nucleus and the outermost shell of an atom reduce the nuclear charge felt by the electrons present in the outermost shell. जी हाँ, थोड़ी सी लॉन्ग डेफिनेशन ज़रूर है मगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आपको ये लॉन्ग डेफिनेशन ही याद करनी है। लेकिन समझ लेते हैं इस डेफिनेशन के कंपोनेंट्स को भी। उससे भी पहले आपको ये जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ टू काइंड्स। जब भी हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वी नो कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, मगर हम उन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं उन्हें इनर इलेक्ट्रॉन्स या फिर आउटर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तो इनको हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। मतलब electrons which are present in the outermost shell of that particular atom, we call them as valence electrons or outermost electrons. इसी तरह inner electrons मतलब वो electrons जो के होंगे between the nucleus and the outermost shell। यानी कि अगर आप एक एटम को इमेजिन करें और उसका आउटरमोस्ट शेल एक्सक्लूड कर दें, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंसिडर ना करें, सो आउटरमोस्ट शेल को छोड़ के न्यूक्लियस के सेंटर में जितने भी शेल्स आते हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहने वाले हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, इनर इलेक्ट्रॉन्स। सो अब हम देखते हैं हमारी डेफिनेशन की तरफ अगेन। सो इस डेफिनेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स सिंपली। सो इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम वो क्या करते हैं, दे रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज को रिड्यूस करते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज मतलब वो चार्ज जो न्यूक्लियस पे होगा, एंड वी नो दैट चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज inside of the nucleus there are only two major particles which are protons and neutrons. So protons are positively charged, so nucleus is having positive charge. So उस charge को हम कहते हैं nuclear charge. Basically nucleus is having positive charge and electrons are negatively charged. So positive negative opposites always attract each other. So nucleus और electrons के बीच में एक force of attraction होती है जिससे न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। लेकिन होता क्या है कि जब किसी एटम के शेल्स ज़्यादा होंगे तो शेल्स ज़्यादा होने की वजह से उसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा होने की वजह से रिपल्शन की एक फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है। अब ये रिपल्शन फोर्स क्यों होती है? जैसे कि वी नो दैट like charges repel each other, similar charges they repel each other. So चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे सो उनमें आपस में ही एक फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस होगी, और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन वजह बनती है एटम का साइज इंक्रीज करने की, और वही फोर्स ऑफ रिपल्शन न्यूक्लियस के इफेक्ट को रिड्यूस करती है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स।
और उसी फोर्स उसी रिपल्शन को हम कह देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई शील्ड है। अब वो शील्ड डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। दिस इज अंडरस्टूड। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेंटर में फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल, उतनी ज्यादा वो शील्ड होगी, मजबूत। तो हम कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट है ज्यादा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको इस डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। सिंपल कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से जब न्यूक्लियस की फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम एक्सपीरियंस करेंगे, सो हम उसे कहने वाले हैं शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक शील्ड बना ली, जिसकी वजह से वो फोर्स हो जाएगी लेस। सो द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो क्या होती है? पार्शियली रिड्यूस। और क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। सो होगा क्या? एज अ रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे विल एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज। मतलब जो उन्हें नॉर्मली एक्सपीरियंस करना चाहिए था, जो न्यूक्लियस के करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो उससे थोड़ा कम चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो है जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने के लिए लगाएगा ऑन दी अदर इलेक्ट्रॉन्स। सो हम कह सकते हैं कि वैलेंस शेल पे ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये डिक्रीज हो जाएगा। सो अगर होगा तो क्या होगा? इट मीन्स दैट दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इसमें क्या होने वाला है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो न्यूक्लियस की टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। एंड वी विल कॉल दिस होल इफेक्ट एज शील्डिंग इफेक्ट। सो ये है हमारा शील्डिंग इफेक्ट। अब चलते हैं हम इसके ट्रेंड की तरफ। एंड एज वी नो दैट फॉर ऑल दीज प्रॉपर्टीज हमें ट्रेंड लर्न करने हैं फॉर पीरियड एंड ग्रुप बोथ। सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड इन ग्रुप, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में अप टू डाउन इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। सो द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल का कोई सा भी ग्रुप उठा लें, सो टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने वाला है। अब ये क्यों इंक्रीज होगा, इसे एक मिसाल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट ग्रुप की, जो कि है एल्कलाई मेटल्स का, और उसके स्टार्ट पे है हाइड्रोजन। हम लेते हैं कोई से भी दो एलिमेंट, सपोज वी आर टेकिंग सोडियम एंड पोटेशियम। हमें पता है कि सोडियम पहले आता है और पोटेशियम उससे बाद में आएगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब उसके फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर बात करें हम पोटेशियम की, तो पोटेशियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है दिस इज 2881। यानी कि अगर हम देखें कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सोडियम, मतलब हाउ मेनी इनर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सोडियम, सो यू कैन काउंट द इलेक्ट्रॉन्स अदर देन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वो है हमारे पास 8 + 2 विच इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर हम देखें पोटेशियम की तरफ, सो द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इज 18। सो इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोटेशियम में ज़्यादा हैं तो उसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। क्योंकि पोटेशियम के नंबर ऑफ शेल्स भी ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं, तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस which has to be experienced by the outermost electron, it would be reduced. So shielding effect क्या करता है? Force को reduce करता है. So in this case, in this example, we can say that shielding effect is more in potassium atom than that of the sodium atom. So that's why it is very easy to take away electron from potassium rather than sodium. Potassium से easy क्यों होगा? Because न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स से होल्ड नहीं किया। जब उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स से होल्ड नहीं किया तो उससे निकालना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन यहाँ के लिए आपको ट्रेंड सिर्फ याद करना है, और ट्रेंड ये है कि अलोंग द ग्रुप
shielding effect is increased. Why? Because number of inner electrons, they are increased. When number of inner electrons are increased, so they will reduce the nuclear force towards the valence electrons. अब देखते हैं हम इसका trend along the period. We know that period मतलब side to side, the horizontal rows. So the shielding effect, it remains same in a period when we move from left to right. यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती. अब आप उनसे क्वेश्चन करेंगे कि ट्रेंड है तो कोई ना कोई चेंजिंग तो आनी चाहिए, लेकिन हम ज़बरदस्ती तो कोई चेंज नहीं ला सकते. बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन इनर इलेक्ट्रॉन्स. सो चलिए समझते हैं कि आखिर जब हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज आता है या नहीं. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. बोथ आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड. यानी कि हाइड्रोजन के साथ अगर आप फर्स्ट पीरियड में देखते हैं तो आपको हमेशा हीलियम ही दिखाई देता है. लेकिन अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन का भी एक ही शेल है और हीलियम का भी एक ही शेल है. यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों में ही कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट ही नहीं है. तो इसका ये मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट दोनों में है ही नहीं, और अगर कोई है भी तो वो इक्वल ही है. अगर हम देखें हमारी अगली पीरियड की तरफ और उसके कोई से भी दो एलिमेंट्स को कंपेयर करें, एज वी नो दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम. अब अगर हम अगला एलिमेंट देखें, सपोज बोरॉन, लेकिन आप देखेंगे कि लिथियम के भी हैं दो ही शेल और बोरॉन के भी हैं दो ही शेल. द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट. देयर इज नो अदर डिफरेंस. यानी कि सिर्फ वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है अलॉन्ग द पीरियड, जस्ट इन वैलेंस शेल. ना तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के मिडल में कोई नया शेल आने वाला है, ना ही न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में कोई नया इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है. यानी कि द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गोइंग टू स्टे द सेम. सो इन दिस पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी 2 ओनली. सो अगर वो 2 ही हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्लियर ये मतलब है कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा. सो यू विल ऑलवेज स्टेट दैट द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल एंड द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम इन द पीरियड if we move from left to right. So students, let's discuss a very important question from your exercise. This question is question number 4 in short questions of your exercise of this chapter. And the question is related to shielding effect. Statement of the question is, why shielding effect of electrons makes cation formation easy? जब भी shielding effect का concept आप learn करेंगे तो इस question को हमेशा याद रखेंगे. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका आंसर करने के लिए हमें 2 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है. एक तो शील्डिंग इफेक्ट है जो कि हमने अभी बहुत डिटेल में पढ़ा है, और दूसरी चीज़ है कैटाइंस. हम जानते हैं कि आइंस 2 तरह के हो सकते हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस. कैटाइंस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और एनाइंस पे होता है नेगेटिव चार्ज. सो कैसे ये पॉजिटिव चार्ज आइंस बनाना बहुत आसान है अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो तो. सो चलिए देखते हैं इसके आंसर की तरफ. द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स द कैटाइन फॉर्मेशन ईजी बिकॉज, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा सो यू हैव टू स्टार्ट विद द ओपनिंग लाइन और फिर अपनी रीज़न लिखने से पहले यू हैव टू यूज़ वन वर्ड विच इज़ बिकॉज. सो कंटिन्यू करते हैं. बिकॉज इट रिड्यूसेस द न्यूक्लियर पुल ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड they are less tightly held by the nucleus and can easily be lost from the outermost shell. As we know that जब न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, तो इसका मतलब न्यूक्लियस ने जो फोर्स लगानी है टुवर्ड्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगी कम. तो अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन किसी कम फोर्स से होल्ड किया है न्यूक्लियस ने तो उसको निकालना होगा बहुत ही आसान. इसीलिए हम कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल मेक द कैटाइन फॉर्मेशन ईजी. एनाइन की फॉर्मेशन को ये ईजी नहीं करेगा, क्योंकि एनाइन फॉर्म होने के लिए तो न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से अट्रैक्शन हो जाती है कम। सो इसलिए आपको कैटाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपना आंसर लिखना है। इसके अलावा इस टॉपिक में से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ सकती है इसकी डेफिनेशन। आई नो दैट द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको बुक की वर्डिंग में ही वर्ड टू वर्ड याद करें, बिकॉज इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। देखने में सिंपल लगता है मगर इसमें से फुल मार्क्स लेना टफ इसलिए होता है कि समटाइम्स हम अपनी वर्डिंग में लिखने के चक्कर में थोड़ी सी डेफिनेशन को ऊपर नीचे कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस टॉपिक में से MCQ किस तरह से आ सकता है, सो इट कुड बी, लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्टेटमेंट, शील्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर इन एटम विद ग्रेटर नंबर ऑफ, यानी कि सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है। ऑप्शन A इज प्रोटॉन, B इज न्यूट्रॉन, C इज इलेक्ट्रॉन एंड D इज पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन तो हमने पढ़ा ही नहीं हमारे टेक्स्ट में। हम जानते हैं कि देयर आर ओनली 3 बेसिक पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एन एटम, और वो हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और जब हम बात कर रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट की तो ये इफेक्ट है आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, और आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो है इलेक्ट्रॉन, और ये डिपेंड करता है इनर इलेक्ट्रॉन्स पे, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो C ऑप्शन इज करेक्ट फॉर सच टाइप ऑफ MCQ। मुझे उम्मीद है कि अब आपको शील्डिंग इफेक्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन या फिर किसी भी MCQ को आंसर करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है हमारा टॉपिक 3.2.2 विच वॉज शील्डिंग इफेक्ट, एंड वी डिड डिस्कशन अबाउट इट्स डेफिनेशन एंड इट्स ट्रेंड्स इन पीरियड एंड ग्रुप, और साथ ही साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देखी। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में आयोनाइजेशन एनर्जी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।